अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट यूनिट अपना जो है ना यूनिट चैप्टर नंबर 17 हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, मूड डिसऑर्डर्स एंड सुसाइड वाला। ठीक है, जो आपके बुक के पेज नंबर 299। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है ऑनसेट एंड क्लिनिकल कोर्स, 299 पेज से स्टार्ट हो रहा है वो। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसकी जो टियोलॉजी है ना, मेनिया हाइपोमेनिया की, ये हमने पढ़ी थी। तो अब हमने इसका जो ऑन सेट होता है और क्लिनिकल कोर्स और इसका जो आगे मतलब कि कैटेगरीज हैं, इसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ जाते हैं, वो पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा ये है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होते हैं। बेसिकली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की डेफिनेशन सबसे पहले तो आपने करनी है। इसमें दो या दो से ज्यादा वीक्स होते हैं, आपका जो मूड है वो सैड होता है। ठीक है, या फिर आप अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं उसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, विद एटलीस्ट 4 अदर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की सिम्टम्स भी होती हैं साथ, यानी कि वेट में चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, डिप्रेशन के साथ साथ आपको अदर चेंजेस भी इसमें मतलब के विजिबल होंगे डिप्रेसिव मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर। वेट में चेंजेस होंगी, स्लीप, एनर्जी, कंसंट्रेशन में, डिसीजन मेकिंग में, सेल्फ एस्टीम एंड गोल्स में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया जो मेजर डिप्रेसिव डिप्रेशन इज ट्वाइस एज कॉमन इन वोमेन। वोमेन में ज्यादा कॉमन होती है ये, और 1.5 से 3 टाइम्स जो है ना इसका इंसिडेंस वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, ये इसका ऑनसेट बताया हुआ है, तो ये भी आपने अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद आगे उन्होंने बताया है कि जैसे जैसे एज जो है वो कम होती जाती है, इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन डिक्रीजेस विद एज इन द वुमेन। यानी कि डिप्रेशन का इंसिडेंस कम होता जाता है एज के साथ साथ वुमेन के अंदर, और मैन के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है। बस ये इतना ही याद रखना है आपने। उसके बाद आगे हम इसका ऑनसेट पढ़ते हैं, कब होता है ये, कब तक इसका मतलब कि ये आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ये कब तक आपको रहेगा, यानी कि कितने मंथ्स तक। तो इसके बारे में उन्होंने बताया है कि फ्यू वीक्स टू मंथ्स तक, या फिर इवन ईयर्स, थ्रू मोस्ट एपिसोड्स क्लियर इन अबाउट 6 मंथ। ये इसका मतलब ऑनसेट है। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। इसमें इसके ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो हमारे पास मेनली एंटी डिप्रेजेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, एंटी डिप्रेजेंट्स के अंदर साइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, और एटिपिकल एंटी डिप्रेजेंट्स। ठीक है, ये आपने याद कर लेने इसके ट्रीटमेंट के अंदर, फार्माकोलॉजी के साइको फार्माकोलॉजी में। उसके अलावा अब आपने क्या याद करना है इसमें से। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं ना, जैसे नोरेपिनेफ्रीन है, सीरोटोनिन है, ये डिप्रेशन के अंदर जो है ना वो कम हो जाते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी आप एक दफा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बस मेनली आपने इसमें ये जो इसका ट्रीटमेंट के अंदर ये ड्रग्स जो है ना ये याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें हमने पढ़ना है सेकंड वाली जो ड्रग है उसका नेम है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अब हमने वो ड्रग्स तो पढ़ ली, अब हम उसके बारे में ना फर्दर इनलिस्टिंग कर लेते हैं कि वो किस तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं ना, जो ये ड्रग्स जो होती हैं ना ये प्रोड्यूस करती हैं फ्यू सीडेटिंग, एंटीकोलिनर्जिक एंड कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स, जो कि सेफली हम लोग ओल्डर अडल्ट के अंदर जो है ना यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया इंसोम्निया जो है ना वो भी डिक्रीज हो जाता है 3 to 4 डेज के अंदर अंदर। एपेटाइट रिटर्न्स टू आर नॉर्मल स्टेट इन 5 to 7 डेज। एनर्जी रिटर्न्स इन 4 to 7 डेज। इन 7 to 10 डेज मूड, कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट इन लाइफ इम्प्रूव। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्लोक्सिटिन। फ्लोक्सिटिन जो होती है ये क्या करती है, वो माइल्ड एजिटेशन जो है ना वो प्रोड्यूस करती है, एंड वेट लॉस बट लेस सोम सोमलेस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे सेकंड वाली हमारी जो ड्रग की कैटेगरी वो आ जाती है साइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट्स। अब ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो साइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट्स हैं, ये ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन इन द माइल्ड
मिड 1950s के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुए थे। तो तब से मतलब 1950 से लेके अब तक जो है ना हम साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज कर रहे हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, जो ड्रग्स होती हैं इसमें ये किस तरह से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं ये आपने याद रखना होता है इसमें। तो ये क्या करती हैं कि ये जो नोरेपिनेफ्रीन और सीरोटोनिन है उसकी एफिकेसी को जो है ना वो ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है। या फिर पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट जो है उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देती हैं। ट्राईसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैव अ लैग पीरियड ऑफ 10 to 14 days before reaching a serum level। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है किन कंडीशंस के अंदर हम नहीं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मतलब। अच्छा, अगर तो आपका लीवर फंक्शन नहीं ठीक से कर रहा तो हम लोग साइक्लिक एंटी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो हम नहीं लेंगे। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर भी हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज नहीं करेंगे। दे कैन नोट बी गिवन कंकरेंटली विद मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ हम लोग साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट नहीं देते होते। ठीक है। अब उन्होंने बताया कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मस्ट बी इसको हमने जो है ना वो प्रॉपर यूज करना होता है क्वेश्चंस के साथ जो ग्लाकोमा की पेशेंट्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर ओवरडोज डोज हो जाए ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स की तो वो भी उन्होंने बताया कि उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन एजिटेशन हेलुसिनेशन वगैरह ये साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो इसलिए हमने ओवरडोज भी से अवॉइड करना होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट आ जाता है। हाँ, टेट्रासाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो इसमें आ जाता है हमारे पास एमोक्सापिन। ये इसमें आपने ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट में ये ड्रग याद रखनी है। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स जो हैं वो आ सकती हैं जैसे टार्डिव डिस्काइनेजिया। ये इसके बारे में हमने आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो जस्ट ये नेम्स ही हैं। टार्डिव डिस्काइनेजिया न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम ये क्या क्रिएट करते हैं, इट कैन क्रिएट इनटॉलरेंस इन 1 to 3 months। और एपिटाइट को इंक्रीज करवाते हैं, ये वेट गेन काज करवाते हैं। इसके अंदर दो ड्रग्स आ जाती हैं, एक आ जाती है हमारे पास एमोक्सापिन और सेकंड नंबर पे आ जाती है मेप्रोटिलीन। कैरीज अ रिस्क फॉर सीजर्स। उसके अलावा साथ साथ ये कॉन्स्टिपेशन यूरिनरी रिटेंशन स्टोमाटाइटिस वगैरह अदर साइड इफेक्ट जो है ना ये काज करवाते हैं। इसलिए हमने इससे भी क्या करना है, इसको भी कॉशियसली यूज करना। देन हमारे पास एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाते हैं। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं ये यूज होते हैं जब क्लाइंट जो होता है ना उसका इन एडिक्वेट रिस्पॉन्स आ रहा हो या फिर साइड इफेक्ट आ रहे हैं फ्रॉम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स इंक्लूड बेन बेनला कजीन। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है डुलोक्सिटीन। और ये इसमें से आपने ये सिर्फ दो ड्रग्स याद कर लें एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर। अब इसके बारे में उन्होंने आगे बताया हुआ है कि जो वेनलाफाजीन है ये क्या करती है, ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो इसके रीअपटेक को ब्लॉक करेगी, नोरेपिनेफ्रीन को और डोपामिन को। और जो हमारे पास सेकंड वाली ड्रग है डिलोक्सिटीन ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये सिरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रीन दोनों को ही ब्लॉक कर देगी। आगे उन्होंने थर्ड वाली जो ड्रग है वो है पाइयोन। ये क्या करेगी, ये भी रीअपटेक को जो होते हैं नोरेपिनेफ्रीन उसके रीअपटेक को इनहिबिट करेगी, वीकली इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ डोपामिन एंड हैज नो इफेक्ट ऑन सीरोटोनिन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है नेफ्रोजोनोन। ये इनहिबिट करती है रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन को और नोरेपिनेफ्रीन को। और इसके भी फ्यू साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। और इसकी हाफ लाइफ होती है 4 आवर्स। तो ये ड्रग्स थी जो हमने पढ़ी थी कि ट्रीटमेंट के लिए तो यूज होते हैं लेकिन साथ साथ इनके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं वो आप लोगों ने जो है ना एक बार रीड कर लेने हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास ये टेबल भी बना हुआ है, आप लोग ये देखें। ये टेबल इसका बना हुआ है, यहाँ से आप ये टेबल भी देख सकते हैं। ये भी सारा कुछ हमने पहले पढ़ लिया तो टेबल के अंदर भी वही लिखा। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ड्रग आ जाती है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये हम कम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं और ये दूसरी ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन कर जाते हैं। ठीक है। इसलिए हमने इसको कोशिश यूज करना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस।
ये एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जो कि मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को इंजेस्ट करते हुए, जब हम लोग मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं तो उसका साइड इफेक्ट जो है ना उसमें ये हमें शो होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस एंड फ्लूइड्स और अदर मेडिकेशंस। इसकी सिम्टम्स में क्या क्या आता है हमारे पास? ऑक्सीपिटल हेडेक, हाइपरटेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग, चिल्स, स्वेटिंग, रेस्टलेसनेस और नक्चुअल रिजिडिटी, डायलेटेड पीपल, फीवर एंड मोटर एजिटेशन। अच्छा, उसके बाद अब आगे हमारे पास ना इसका ट्रीटमेंट है, अदर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड साइकोथेरापी। डिप्रेशन और मेनिया को ट्रीट करने के लिए जो हमारे पास मूड डिसऑर्डर्स है उसके लिए एक ट्रीटमेंट होता है ईसीटी। ईसीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर का क्वेश्चन है कि डिफाइन व्हाट इज ईसीटी, इट्स इंडिकेशंस एंड। अच्छा, अब ईसीटी है क्या बेसिकली? ईसीटी हम तब यूज करते हैं, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि कब कब हम ईसीटी यूज करेंगे। ये हम उन कंडीशन में यूज करेंगे उन क्लाइंट्स के लिए जो जिनको हम एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं लेकिन उनको कोई भी जो है ना उससे इफेक्ट शो नहीं होता, यानी कि वो डिप्रेशन को कम नहीं कर रहे होते, तो उस रिस्क जब ऐसी कोई कंडीशन आए तो हम ईसीटी यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा वो पेशेंट्स जो कि जिनको साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं थेराप्यूटिक डोजेस पे, मतलब कि हम लोग कुछ ड्रग्स उनको दे रहे हैं, तो फिर भी हम लोग उस कंडीशन में भी हम यूज करेंगे ईसीटी को। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वोमेन है उसमें भी हम सेफली ईसीटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन इसकी इंडिकेशंस हैं, पहले आपने इसकी इंडिकेशंस याद करनी है। पहले नंबर पे वो पेशेंट्स जो कि जिनको एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो उनके अंदर हम लोग ईसीटी यूज करेंगे। दूसरे नंबर पे वो जिनको इनटॉलरेबल साइड इफेक्ट्स थेरापेटिक डोजेस पे शो हो रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के, उसके अंदर हम लोग ईसीटी यूज करेंगे। तीसरे नंबर पे प्रेग्नेंट वोमेन है और क्लाइंट्स हु आर एक्टिवली सुसाइडल, और जो सुसाइड की कोशिश कर रहे होते हैं डिप्रेशन की वजह से, उसके अंदर भी हम ईसीटी को यूज करेंगे। तो ये 3 से 4 इसकी इंडिकेशंस हैं जो आपने सबसे पहले इसकी इंडिकेशंस की हेडिंग दे देनी है कि हमने पहले इसकी इंडिकेशंस लिखनी है और 4 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं इसके। उसके बाद इसका प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरीके से ईसीटी जो है ये फंक्शन अपना परफॉर्म करेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो ईसीटी है ना इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड्स को जो है ना क्लाइंट के हेड पे अप्लाई करते हैं। अब वो क्या करते हैं, जब आप इलेक्ट्रोड्स को क्लाइंट के हेड पे अप्लाई करते हो, दोनों इलेक्ट्रोड्स को दोनों साइड पे, तो वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ना वो ब्रेन को डिलीवर करता है जिसकी वजह से सीजर जनरेट होते हैं, ठीक है। उसके नतीजे में क्या होता है, सीजर जनरेट होते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट द शॉक, और ये उससे क्या होता है कि ब्रेन की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो इम्बैलेंस हुआ होता है ना डिप्रेशन की वजह से केमिकल्स का, वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो क्लाइंट होते हैं डिड नॉट रिसीव एनी एनेस्थेटिक और अदर मेडिकेशन बिफोर ईसीटी, दे हैड फुल blown grand mal seizures that often resulted in the injuries ranging from biting the tongue to breaking the bones, ठीक है। बस आप लोग इतना इसका याद रखेंगे, हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को ब्रेन मतलब कि अटैच कर देंगे हेड पे, और वो क्या करेंगे, सीजर्स जनरेट करेंगे, इम्पल्सिस जनरेट करेंगे, और उससे क्या होगा कि सीजर कॉज होंगे। तो उससे जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ होता है ब्रेन के अंदर डिप्रेशन की वजह से, वो क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। बस इतना याद रखना है आपने इसके अंदर। उसके बाद उन्होंने बताया है कि कितने सेशन में मतलब कि हम इसको देते हैं। अच्छा, एक और इधर बात उन्होंने लिखी हुई है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी फेल इनटू डिसफेवर फॉर अ पीरियड एंड वाज सीन एज बारबेरिक, मतलब कि इसे गुड कंसीडर नहीं किया जाता। टुडे ईसीटी इज एडमिनिस्टर्ड इन सेफ एंड ह्यूमन वे। बस ये जो लाइनें है ना ये आपने जो है वो नहीं करनी, बस जितना मैंने आपको ऊपर से करवाया वो करना है। उसके बाद नीचे से आपने ये याद रखना है कि किस सीरीज के अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे, यानी कि 6 to 15 ट्रीटमेंट स्केजुअल होता है। वीक में 3 दफा हम लोग ईसीटी क्या करेंगे, ईसीटी को अप्लाई करेंगे, इसके सेशन करवाएंगे हम। अब आगे ना प्री ऑपरेटिव में हम ईसीटी को कैसे अप्लाई करते हैं, ड्यूरिंग कैसे करते हैं और आफ्टर कैसे करते हैं वो देखना है। प्री ऑप में क्या करना है, सबसे पहले हमने क्लाइंट को ईसीटी के लिए प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। उसको एनपीओ पे रखना होता है आपने, उसको जो भी उसके फिंगर के नेल्स होते हैं, नेल पॉलिश होती है, वो सारी आपने उससे पहले ही मतलब के रिमूव कर देनी है, ठीक है। और उसको ये मेक श्योर करना है कि प्रोसीजर से पहले पहले वो इट्स जो है वो कर ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि आईवी लाइन जो है वो आपने एडमिनिस्टर कर देनी है ताकि हम लोग उसको प्रॉपर मेडिकेशन उससे कर सकें। थर्ड नंबर पे आईवी लाइन एस्टेब्लिशमेंट आ गया। फोर्थ पे आ जाता है कि शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक आपने उसको देना है, ठीक है, ताकि प्रोसीजर के दौरान वो जागे ना, यानी कि वो आराम से सोया रहे और आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कर सकें।
फिफ्थ पे हमारे पास आ जाता है कि उसको आपने मसल रिलैक्सेंट देना होता है, जिसमें हमारे पास उसका नेम आ जाता है सक्सिनाइल कोलिन। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो प्री ऑप मैनेजमेंट के अंदर आता है। ईसीटी के अंदर प्री ऑप मैनेजमेंट है, फिर ड्यूरिंग आएगा, फिर पोस्ट आएगा। अब पहले मैं आपको प्री ऑप के बारे में सारा बता रही हूँ। प्री ऑप की अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पे आ जाता है, आपने इलेक्ट्रोड को क्लाइंट के हेड पे जो है ना, एक साइड पे एक प्लेस कर देना है, और बोथ ऑन वन साइड, यूनिलेटरली और बायलेटरली आपने इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर दिया। उसके बाद अब आपने जो है ना प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है ब्रेन की, इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम से या फिर ईईजी से। अब क्लाइंट जो है ना वो रिसीव करता है ऑक्सीजन एंड इज असिस्टेड टू ब्रेथ विद एन एम्बो बैग। उसके अलावा क्लाइंट को जो है ना प्रॉपर आपने ये देखना है कि वो ऑक्सीजन जो है वो उसको जा रही है, एम्बो बैगिंग आपने करते रहना, उसको चेक करते रहना, उसके वाइटल्स को मॉनिटर आपने करना है, और आपने ये मेक श्योर करना है, उसको असेस करने के क्लाइंट का गैग रिफ्लेक्स जो है वो रिटर्न हो गया है। उसके बाद ये सारा कुछ था ड्यूरिंग। अब पहले मैंने आपको प्री ऑप के बारे में बताया, और जो मैंने अभी आपको ये सारा बताया ना, कि इलेक्ट्रोड्स को अपने क्लाइंट के एक साइड पे एक इलेक्ट्रोड रख लेना है और दूसरा दूसरे पे कर देना, तो दोनों मतलब हेड की जो साइड है बायलेटरली और यूनिलेटरली आपने उसको प्लेस कर देना इलेक्ट्रोड को। तो ये सारा कुछ आता है ड्यूरिंग ईसीटी केयर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑप केयर के बारे में। जब आपका ईसीटी हो जाता है उसके बाद आपने क्या क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है कि क्लाइंट को जो है ना वो आपने ब्रीफली डिसोरिएंटेड होता है वो, तो आपने उसको ओरिएंटेशन देनी है प्रॉपर, कि अब आपका प्रोसीजर हो गया इसके बारे में उसको ना आपने आगाह करना होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इंपेयरमेंट। अब क्या होता है कि एक इसके अंदर ना ईसीटी का ये होता है कि जब ईसीटी के बाद जो क्लाइंट है ना उसको उसको मेमोरी लॉस हो सकता है, तो इस चीज का रिस्क होता है इसके अंदर। हेडेक्स आर ट्रीटेड सिम्टोमेटिकली, यूनिलेटरली ईसीटी रिजल्ट इन लेस मेमोरी लॉस। अगर तो आपने एक ही तरफ इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया था ईसीटी में तो उससे कम मेमोरी लॉस होगा, लेकिन अगर दोनों तरफ है, जैसे बाइलेटरली ईसीटी रिजल्ट्स इन मोर रैपिड इम्प्रूवमेंट बट विद इंक्रीज शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ठीक है, इसका फायदा भी है लेकिन साथ साथ इसका नुकसान भी है, दोनों चीजें आपने याद करनी है। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि पोस्ट ऑप के बाद हमने क्या करना है, कि क्लाइंट को प्रॉपर जो है ना मॉनिटर करना है आपने, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकती है तो उसके बारे में आपने उसको ओरिएंट करना है। ठीक है, ओरिएंटेशन देनी है। उसके अलावा हेडेक जो है उसको ट्रीट करना है सिम्टोमेटिकली, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि यूनिलेटरली से कम मेमोरी लॉस होता है और बाइलेटरली से क्या होता है कि ज्यादा मेमोरी लॉस के चांसेस होते हैं। उसके अलावा इसमें आता है सीरोटोनिन सिंड्रोम। सीरोटोनिन सिंड्रोम तब अगर होती है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपने याद रखना है, व्हेन देयर इज एन इनएडिक्वेट वॉश आउट पीरियड बिटवीन टेकिंग monoamine oxidase inhibitors and selective serotonin reuptake inhibitors, or when MAOIs are combined with meperidine। अच्छा, अब इसमें जो है ना क्या होता है कि मेंटल स्टेट के अंदर चेंजेस आ सकती हैं जब आप ये दोनों के दरमियान कोई फक्फा नहीं रखोगे। मोनोमाइन के साथ ही आप सिलेक्टिव सेरोटोनिन या अपटेक इनहिबिटर्स भी दे दोगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मेंटल स्टेटस है वो चेंज हो सकता है। न्यूरो मस्कुलर एक्साइटमेंट यानी मसल रिजिडिटी, वीकनेस, स्लगिश प्यूपिल, शिवरिंग वगैरह। उसके अलावा ऑटोनोमिक एबनॉर्मेलिटीज जो है ना, जैसे हाइपरथर्मिया, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, हाइपर सलाइवेशन, डिस डायाफ्रेसिस, तो ये सारी जो है ना सिरोटोनिन सिंड्रोम जो उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये टेबल भी आपने याद करना है अच्छे से। अच्छा, अब ईसीटी के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमने देखा कि साइकोथेरापी क्या होती है। साइकोथेरापी में क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होती है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोथेरापी एंड मेडिकेशन इज कंसीडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, उसके अलावा आपने ये इसमें इसका गोल याद रखना है कि इसका क्या गोल होता है। जब हम लोग कंबाइन थेरापी यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जल्दी क्लाइंट जो है ना वो रिमिशन की तरफ आ जाता है, यानी कि उसकी सिम्टम जल्दी रिलीव हो जाती हैं और वो जल्दी अपनी नॉर्मल स्टेट की तरफ आ जाता है। ठीक है, नॉर्मल हेल्थ की तरफ। उसके अलावा साइकोलॉजिकल साइकोसोशल रिस्टोरेशन, प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स और रिकरेंस, रिड्यूस सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिफिकल्टीज भी उसको कम होती हैं और इंक्रीजिंग ट्रीटमेंट कंप्लाइंस। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है इंटरपर्सनल थेरापी। इंटरपर्सनल थेरापी क्या होती है? इंटरपर्सनल थेरापी जो है ये भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर। इंटरपर्सनल थेरापी जो है इसमें क्या होता है कि ये फोकसेस ऑन डिफिकल्टीज इन रिलेशनशिप सच एज ब्रीफ रिएक्शन, a role disputes and role transition. For example, a person who as child never learned how to make and trust a friend outside the family structure has difficulty establishing friendship
एज एन अडल्ट। इंटरपर्सनल थेरापी से क्या होगा कि वो ऐसे वेज तलाश करेगा जिससे वो अपने डेवलपमेंटल टास्क जो है वो अकॉम्प्लिश कर सके। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होती है इससे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने साइकोथेरापी के अंदर लिख देना है। साइकोथेरापी में हमारे पास इंटरपर्सनल थेरापी आ जाती है, बिहेवियरल थेरापी आ जाती है, और कॉग्निटिव थेरापी आ जाती है। ये मेन तीन थेरापीज का जो है ना आपने याद रखना है साइकोथेरापी के अंदर। बिहेवियरल थेरापी जो है ये क्या करती है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाइंट्स पॉजिटिवली रिइंफोर्सिंग इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड डिक्रीज द नेगेटिव इंटरेक्शन। यानी कि ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करती है और प्रेज एडमायरेशन के थ्रू क्या करती है, उसकी डिप्रेशन को रिलीव करती है पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉग्निटिव थेरापी आ जाती है। कॉग्निटिव थेरापी जो है वो किस पे फोकस करेगी, पर्सन की थिंकिंग पे, ठीक है, अबाउट सेल्फ, अदर्स एंड द फ्यूचर एंड इंटरप्रेट हिज और हर एक्सपीरियंसेस। अब ये फोकस करेगी कि उसकी जो डिस्टोर्टेड, द मॉडल फोकसेस ऑन पर्सन्स डिस्टोर्टेड थिंकिंग विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द फीलिंग्स, बिहेवियर एंड फंक्शनल एबिलिटीज। बस कॉग्निटिव थेरापी में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये किस पे फोकस करती है, पर्सन की थिंकिंग पे, अबाउट सेल्फ, अदर्स एंड फ्यूचर एंड इंटरप्रेट हिज और हर लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये साइकोथेरापी के अंदर आपने तीन थेरापीज जो है ना इसका जिक्र कर देना है कि ये भी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। पहले हमने ईसीटी के बारे में पढ़ा, वो आपको समझ आ गई होगी कि उसकी इंडिकेशंस याद करनी है। उसके बाद प्री, पोस्ट और प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट ऑप केयर उसकी याद करनी है आपने, जो मैंने आपको बताया है। और उसके बाद आपने आगे साइकोथेरापी में, ये भी डिप्रेशन के लिए ही यूज होता है, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर तीन थेरापीज आपने याद रखनी है, इंटरपर्सनल, बिहेवियरल थेरापी और कॉग्निटिव थेरापी, ठीक है। उसके बाद आगे डिस्टोर्शन एड्रेस्ड बाय कॉग्निटिव थेरापी। ये आपने जो है ना इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। डिस्टोर्शन एड्रेस्ड बाय कॉग्निटिव थेरापी, कौन कौन सी डिस्टोर्शन के क्या जिक्र हम लोग करते हैं कॉग्निटिव थेरापी में। सबसे पहले एब्सोल्यूट डाइकोटोमस थिंकिंग आ जाती है, ठीक है। ये टेबल आपने याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एब्सोल्यूट डाइकोटोमस थिंकिंग का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पोलर कैटेगरी के अंदर लोग आ जाते हैं जो कि सिर्फ मतलब ऑल और नन, ब्लैक और वाइट, यानी कि वो किसी एक को ही कंसीडर करेगा, यस और नो का आंसर, मतलब इतना वो रिप्लाई आपको कर रहा होता है। अच्छा, आर्बिट्रेरी इन्फ्लुएंस में क्या होता है सेकंड नंबर पे, वो क्या करता है कि वो स्पेसिफिक कंक्लूजन विदाउट मतलब एविडेंस के अलावा ही वो कंक्लूजन विदड्रॉ कर देता है इसके अंदर ना। ये ऐसी कंडीशन होती है। स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी एक सिंगल चीज पे फोकस करना, सिंगल डिटेल पे फोकस करना, और बाकी सबको इग्नोर कर देता है इसके अंदर वो, ठीक है। मोर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, concentrating on one small detail while discounting positive aspects। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यानी कि अगर एक एक्सपीरियंस जो है वो नेगेटिव है, तो सिमिलर एक्सपीरियंस जो है ना, अगर कोई और भी उसका एक्सपीरियंस हुआ तो वो कहेगा वो भी नेगेटिव है। तो ये ओवर जनरलाइजेशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है कि या वो ओवर या फिर अंडर वैल्यू कर देता है किसी भी एक पार्टिकुलर इवेंट को, उसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन। यानी कि वन स्मॉल नेगेटिव इवेंट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज टोटल डिस्काउंटेड। पॉजिटिव एक्सपीरियंस को वो काउंट ही नहीं कर रहा होता उसको, और वो कंसीडर ही नहीं करता। पर्सनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि टेंडेंसी टू सेल्फ रेफर एक्सटर्नल इवेंट्स विदाउट बेसिस, बिलीविंग दैट इवेंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। यानी कि वो हर एक जो भी बाहर इवेंट अकर हो रहा होता है ना, तो वो खुद पे कंसीडर करेगा कि ये जो है वो मेरे से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि किसी भी एक इवेंट को वो अपने आप से रिलेट कर लेगा, जो भी इवेंट हो रहा होगा उसको वो अपने आप से रिलेट करेगा, वो उसे हम पर्सनलाइजेशन कहते हैं। तो ये कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस हैं। पहले आपने इंग्लिशिंग कर लेनी है इनकी, 6 हैं ये टोटल ना। तो उसके बाद आपने साथ साथ इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग जो है ना इसकी नर्सिंग इंटरवेंशंस पढ़ेंगे, जो ये टेबल में लिखी होती हैं, बस यही याद करनी होती हैं आपने ना। ये पेज नंबर 313 पे है। नर्सिंग इंटरवेंशन डिप्रेशन के लिए क्या है, सबसे पहले आपने इसका सेफ्टी प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को और अदर्स को भी, ठीक है। उसके अलावा सुसाइड प्रिकॉशंस जो है वो उसको आपने प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो उसके साथ इस्टेब्लिश करवाना है बाय स्पेंडिंग नॉन डिमांडिंग टाइम विद द क्लाइंट। उसके अलावा कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग बाय असिस्टिंग द क्लाइंट ओनली एज नेसेसरी। उसको प्रॉपर अपने डेली एक्टिविटीज कंप्लीट करने के लिए उसको हेल्प देनी है आपने। उसके अलावा उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन का उसका ख्याल रखना है आपने। उसको स्लीप और रेस्ट जो है उसको प्रमोट करना है, और क्लाइंट को एक्टिविटीज के अंदर इंगेज करवाना होता है, ठीक है। इंगेज द क्लाइंट टू वर्बलाइज एंड डिस्क्राइब इमोशंस, वर्क विद द क्लाइंट टू मैनेज
मेडिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स। ठीक है, ये सारी नर्सिंग इंटरवेंशन है हमारे पास डिप्रेशन के लिए। ये टेबल याद करना है, और उसके बाद जो है वो क्लाइंट और फैमिली एजुकेशन क्या क्या हमने प्रोवाइड करनी है डिप्रेशन के लिए। फैमिली को बताना है डिप्रेशन इलनेस के बारे में सबसे पहले, और रिलैप्सिंग जो अर्ली रिलैप्स के साइंस होते हैं उसको आइडेंटिफाई, उसको बताना है कि ये अर्ली साइंस है, तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि पर्सन अब जो है वो डिप्रेशन के अंदर जा रहा है, इसको पता होना चाहिए फैमिली को इसके बारे में। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स एंड असिस्ट इन लोकेटिंग द रिसोर्सेज, टीच द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ थेरापी एंड फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स। उसके अलावा इंकरेज करना है पार्टिसिपेशन इन सपोर्ट ग्रुप्स, टीच द एक्शन साइड इफेक्ट्स एंड स्पेशल instructions regarding the medication, discuss methods to manage the side effects of medication। ठीक है, और हमारे पास आगे ना बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाते हैं। तो आज हमारा ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर के अंदर ये जो यूनिट है। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है? इन्वॉल्व एक्सट्रीम मूड स्विंग्स फ्रॉम एपिसोड्स ऑफ मेनिया टू एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन। यानी कि इसमें मेनिया से डिप्रेशन के अंदर जो एपिसोड्स हैं आपको शो होंगी मूड स्विंग्स। ठीक है, और हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर्स को आप मेनिक डिप्रेसिव इलनेस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का मेनिक डिप्रेसिव इलनेस। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बेसिकली मेनिक डिप्रेसिव इलनेस। उन्होंने कहा है यहाँ पे कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स को हम लोग मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्यूरिंग मेनिक फेजेस क्लाइंट्स आर यूफोरिक। अब इसके बाद जो है ना इसकी साइन सिम्टम जो है ना वो भी आपने याद रखनी है। यानी कि यूफोरिक होता है वो, उसको बहुत ज्यादा खुशी का, यानी कि एक्स्ट्रा जैसे कहते हैं खुशी, वो इस तरह सेलिब्रेट कर रहा होता है। ग्रैंडियोसिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। एनर्जेटिक होता है वो, उसको बहुत ज्यादा स्लीपलेस वो हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा पुअर जजमेंट उसकी होती है। रैपिड थॉट एक्शंस एंड स्पीच ड्यूरिंग द डिप्रेस्ड फेजेस, मूड बिहेवियर एंड थॉट्स आर द सेम इन द पीपल। अच्छा, अब ये इसकी डेफिनेशन आपने याद कर ली। उसके बाद आगे हमारे पास ना इसका ऑन सेट है कि ये कब हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ज्यादातर जो है ना ये 20 से 30 के दरमियान जो है ना आपको ये मिलता है जो बाइपोलर डिसऑर्डर है। डायग्नोसिस ऑफ मैनिक और मैनिक एपिसोड और मेनिया रिक्वायर्स एटलीस्ट 1 वीक ऑफ अनयूजुअल एंड इंसिस्टेंटली हाइटन्ड। बस आपने इसकी एज, जो मैंने ये एज ग्रुप है ये याद रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट में आ जाता है कि इसको आपने जो है ना साइको फार्माकोलॉजी के थ्रू ही ट्रीट करना है। मतलब कि इसके लिए मेनली जो इसके ट्रीटमेंट के अंदर ना लिथियम आ जाती है। ठीक है, this is the only psychiatric disorder in which the medication can prevent acute cycles of bipolar reaction, bipolar behavior. Once thought to help reduce manic behavior, only lithium। मतलब कि मेनली इसके ट्रीटमेंट में आपने लिथियम जो है ना ये याद रखना है, और एंटी कन्वल्सेंट्स। फर्स्ट पे सबसे लिथियम आएगी, उसके बाद एंटी कन्वल्सेंट्स आएंगे। ठीक है, लिथियम जो है वो क्या करती है, मूड को स्टेबलाइज करती है। उसके अलावा जो है ना ये जो साइकिल बना हुआ है यहाँ पे, इसकी कैटेगरीज होती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की। बाइपोलर मिक्स्ड होता है, बाइपोलर 1 और बाइपोलर टाइप 2। बाइपोलर डिसऑर्डर मिक्स्ड होते हैं, इसमें क्या होता है कि साइकिल्स अल्टरनेट विद पीरियड्स ऑफ मेनिया, नॉर्मल मूड हो जाता है, फिर डिप्रेशन होगा, फिर नॉर्मल मूड होगा, मेनिया एंड सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास बाइपोलर टाइप 1 में क्या होता है, मेनिक एपिसोड्स विद एटलीस्ट 1 डिप्रेसिव एपिसोड। बाइपोलर टाइप 2 में क्या होता है, रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड्स विद एटलीस्ट 1 हाइपोमैनिक एपिसोड्स। ठीक है, तो ये आपने तीनों कैटेगरीज इसकी याद करनी है, और ये इसको ग्राफ के थ्रू भी बताया गया है। मेनिया, हाइपोमेनिया, फिर नॉर्मल मूड हो जाता है, फिर डिप्रेशन हो जाता है। बाइपोलर मिक्स्ड में क्या होता है हमारे पास, साइकिल्स अल्टरनेट होते हैं, मतलब कि मेनिया होता है, फिर नॉर्मल मूड, फिर डिप्रेशन, फिर नॉर्मल मूड, ऐसे। और बाइपोलर टाइप 1 में क्या होता है हमारे पास, मैनिक एपिसोड विद एटलीस्ट 1 डिप्रेसिव एपिसोड। ठीक है, ये आपको इस ग्राफ से भी शो हो रहा है। उसके बाद बाइपोलर टाइप 2 में क्या होता है हमारे पास, रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड विद एटलीस्ट 1 हाइपोमेनिक एपिसोड। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर 2 है, जिसमें क्या होता है कि रिकरंट हमारे पास हाइपोमेनिक रिकरंट डिप्रेसिव, यानी कि डिप्रेशन भी हो रही होती है। ये देखें, ये जो है ना हमारे पास ये बाइपोलर टाइप 2 है, ये सारा इतना। तो इसके अंदर साथ साथ आपको डिप्रेशन जो है वो भी उसकी भी सिम्टम्स शो हो रही होती हैं, और एक जो है वो आपको हाइपोमेनिक एपिसोड, ये ऊपर तक यहाँ तक पूरा, ये आपके पास ये जो पूरा है ना इतना, ये बाइपोलर 2 है। और ये इतना पूरा साइकिल जहां तक मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये पूरा इतना, ये हमारे पास बाइपोलर टाइप 1 में आ जाता है। और ये जो बाइपोलर मिक्स्ड है, इसमें सारा कुछ ही होता है, मतलब डिप्रेशन होगी, फिर नॉर्मल मूड होगा, फिर हाइपोमेनिया, मेनिया। तो मिक्स्ड के अंदर सारा कुछ हो जाएगा। बाई का मतलब होता है दो, यानी कि डिप्रेशन भी और मेनिया भी, दोनों चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इतना मतलब कि ये वाला जो साइकिल है ये हमारे पास आ जाएगा बाइपोलर मिक्स्ड में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ भी समझ ना आए तो आपने दोबारा मुझसे पूछ लेना है।
आज का आपका इतना ही लेक्चर था और ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे जो है ना वो डीएसएम बाइपोलर डिसऑर्डर 1 का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने सारा ही डिस्कस कर लिया है। आगे जो है ना हमारे पास वो कुछ इसकी नर्सिंग केयर रह गई है मेनिया की, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।